देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, जब ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल लोगों को दिया हुआ है, तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से दे सकते हैं। पहला तरीका ये होता है, यहाँ पे आपने लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम लिखा, यहाँ अमाउंट लिखा, और यहाँ रीजन ऑफ टैक्सेबिलिटी लिखा। एक तरीका तो ये होता है। और फिर आप लेकिन टोटल मत लगाना यहाँ पे, क्योंकि टोटल तो तब लगाएंगे ना जब एक ही आदमी की इनकम हो। दूसरा तरीका हो सकता है, क्योंकि ये अलग अलग आदमी की इनकम है, तो आप हर पॉइंट को प्रोविजन लिखते हुए सॉल्व करो, हर पॉइंट को प्रोविजन लिखते हुए सॉल्व करो। ओके, तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे पहले ये लाइट ऑन करना, लगा लगा उसको, हाँ? सबसे पहले वीना को 5 लाख रुपए मिले एडिशनल कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड acquired few years back. ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ इंटरेस्ट रिसीव 1,20,000, 15-16, 2,40 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 16-17 और 17-18। तो बच्चों ये रिसीव कब हुआ है? 17-18 में रिसीव हुआ है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होता किस साल से रिलेटेड है। 17-18 में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, 5 लाख रुपए आपको मिले हैं। अगर क्वेश्चन में एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी दे रखे तो आप इसको इग्नोर कर देना, और 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, 2.5 लाख रुपए, और बैलेंस 2.5 लाख तुम्हारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी। ठीक है, ओके। यस सर। गोपाल के पास 12% शेयर है कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड के, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी। बच्चों, आपको याद है एक सेक्शन में 222E, अगर किसी प्राइवेट कंपनी जैसी क्लोजली हेल्ड कंपनी में अगर आपके पास 10% या उससे ज्यादा शेयर है और वो कंपनी ऐसे पर्सन को लोन देती है, तो उस दिन जो कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते थे उतने एक्सटेंट तक का वो क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने लोन का रिपेमेंट कर दिया है। हाँ, ये नियम तभी अप्लाई होगा जब प्राइवेट कंपनी ने लोन दिया, अगर पब्लिक कंपनी देगी तो ये नियम अप्लाई नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ 222E का प्रोविजन लिखते हुए आप ये बोलेंगे, क्योंकि लोन दिया 2.5 लाख का और 1,75 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो 1,75,000 गोपाल की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी। ओके। तीसरा है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन जो मिलती है, अगर एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है वो सैलरी में जाएगी, और अगर परिवार को मिलती है तो अदर सोर्स में जाएगी। जितना मिला उसका 1/3, 18,000 रुपये, और 15,000, दोनों में से जो लोअर है उसका क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 57, और 45,000 तुम्हारे हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ओके। आपको एक सैलरी इनकम आपकी 4 लाख रुपए है, और आपको कैश गिफ्ट मिला है चैरिटेबल ट्रस्ट से। बच्चों, आपको पता है कि गिफ्ट अगर स्पेसिफाइड पर्सन से मिलता है एनी अमाउंट, वो 100% वो टैक्सेबल नहीं होता। तो आपको पता है चैरिटेबल ट्रस्ट स्पेसिफाइड पर्सन में आता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज नॉट इनकम। एग्जाम मत बोलना, बट बोलना नॉट टैक्सेबल, क्योंकि इसके अंदर रीजन लिखेंगे कि इफ कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन ऑफ एनी अमाउंट देन सेम विल नॉट बी ट्रीटेड इनकम। तो आई होप ये क्लियर होगा सबका बच्चों। ठीक है, अच्छा। अब आते हैं हम अगले में। अब हम बात करते हैं, एक प्राइवेट कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर इशू किए, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है और मार्केट वैल्यू 85 रुपीज है। आपको पता है, आपने एक सेक्शन पढ़ा था 56(2), अगर एक प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करती है और उसकी इश्यू प्राइस उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा है, तो इश्यू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो प्राइवेट कंपनी की इनकम मानी जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक होता है इश्यू प्राइस, एक होता है फेस वैल्यू, और एक होता है फेयर मार्केट वैल्यू। बच्चों, क्वेश्चन में जो तुम्हारी इश्यू प्राइस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, इश्यू प्राइस 100। 100। ₹100। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 85। 85। और फेस वैल्यू भी कितनी है, 100। 100।
तो पहले केस में इनकम नहीं मानेंगे क्योंकि इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं है। ओके, अगर इश्यू प्राइस 105 है, फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू कितनी है 85, तो इश्यू प्राइस इससे भी ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा है। तो इसका और इसका जो डिफरेंस है 20 रुपीज इंटू 10,000, 1 लाख, 20 लाख रुपए प्राइवेट कंपनी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी। अगर इश्यू प्राइस 105 है, फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू 120 है, इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा है बट मार्केट वैल्यू से कम है, इनकम नहीं मानी जाएगी। इनकम तभी मानी जाती है जब इश्यू प्राइस फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों से ज़्यादा है। आई होप बच्चों आप देखना जब पेपर देंगे ना, तो मैंने जो आपको ये 5 पॉइंट दिए हैं, आप गारंटेड लिख लो इनमें से किसी ना किसी एक पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा। चलो आप अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सुब्रमणी सोल्ड हाउस विमला 45 लाख में घर बेचा। तो सबसे पहले जिसने बेचा मिस्टर एक्स, जिसने बेचा, और मिसेस बी जिसने खरीदा। कितने में बेचा? 45 लाख में बेचा। द वैल्यूएशन डिटरमाइंड एसबीआई के हिसाब से 53 लाख है। आपको पता है जो बेचता है उस पर 50C लगता है, जो खरीदता है उस पर सेक्शन 56 लगता है, गिफ्ट के प्रोविजन। अब बताओ आपने बेचा और बताओ वेरिएंस जो है वो 10% से ज़्यादा है, 45 लाख का 10% से ज़्यादा है, तो सेल कंसिडरेशन बताओ 45 लाख माना जाएगा, 53 लाख माना जाएगा? सर 53 लाख माना जाएगा। 53। ओके, डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट। दोनों के हाथ में क्या ट्रीटमेंट होगा? दोनों के हाथ में क्या ट्रीटमेंट होगा? अब आपको पता है इसके लिए सेल कंसिडरेशन 53 लाख माना जाएगा और इसकी हमको क्या कॉस्ट बता रखी? क्या इसकी हमको कोई कॉस्ट नहीं बता रखी, तो बस आप तो ये लिख देना इसके हाथ में कैपिटल गेन लगेगा और सेल कंसिडरेशन 53 लाख होगा। यहां तो प्रोविजन लिख के आ जाना। ओके, अब इसने क्या किया है, लैंड और बिल्डिंग एक स्पेसिफाइड असेट्स होती है, वो आपने कंसेशनल वैल्यू पे परचेज किया है। इन दोनों का डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा भी है और प्लस इनका डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा भी है और वेरिएंस 10% से ज़्यादा भी है। तो एसवी वैल्यू माइनस परचेज प्राइस का जो डिफरेंस है वो 8 लाख रुपए 17-18 में विमला की क्या मानी जाएगी? इनकम। इनकम बना दी। अब विमला ने इसको भविष्य में कितने में बेचा? पी को बेचा 55 लाख में, तो सेल कमीशन कितना लेंगे? 55 लाख लेंगे। अब 55 लाख लेंगे, एसवी की वैल्यू 53 थी, कमी थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कॉस्ट क्या होगी बताओ? कॉस्ट क्या 53। होगी? 53 लाख क्या होगी? 53। कॉस्ट होगी। और यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? 2 लाख का क्या होगा? क्योंकि होल्डिंग पीरियड 24 महीने से कम है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बच्चों जो क्वेश्चंस में आपको आज मैंने आपको एक शीट कराई, ये शीट मैंने आपको कराई, अगर ये क्वेश्चंस में आप अगर 80-90% एक्यूरेट है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका मन का डर है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यहां तक की बात सबको क्लियर है। ओके सर। अब PQR एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 15,000 शेयर इशू के 150 रुपये पर शेयर, फेस वैल्यू 100 रुपये है और मार्केट वैल्यू कितनी है? तो 150 माइनस 130 इंटू 15,000, ठीक है। तो जो भी आ रहा है 15,000 इंटू 20, 3 लाख रुपए प्राइवेट कंपनी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मान लो इसको 92 लाख रुपए रिसीव हुए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर से। पॉलिसी 5 साल पहले ली गई थी और 1,10,000 बीइंग प्रोसीड ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बताओ आपको पता है एक एग्जामिशन चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा होता है बच्चों वो तो टैक्सेबल होता है, और ये 92,000 रुपीज जो मिले, जो 90,000 मिले, अगर ये इनका प्रीमियम उस समय 10% या 15% या 20% से कम था तो मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। और प्रीमियम अगर ज़्यादा था तो मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो आपको कीमैन तो क्या करके आना है? टैक्सेबल करके आना है। और ये जो 92,000 रुपीज है इसके बारे में प्रोविजन लिख के आना है, क्योंकि आपको ये नहीं बता रखा कि प्रीमियम कितना पे करते थे आप। ओके,
एक नीला इज द मेंबर ऑफ हिज फादर HUF, गिफ्टेड टू हाउस प्रॉपर्टी टू HUF, मतलब मेंबर ने अपनी प्रॉपर्टी HUF को दी और एसवी वैल्यू कितनी है 8 लाख। इसका मतलब मेंबर ने HUF को एक प्रॉपर्टी दी। बच्चों दोनों स्पेसिफाइड पर्सन है, जब हम स्पेसिफाइड पर्सन को देते हैं तो गिफ्ट के प्रोविजन नहीं लगते। ओके सर, तो उसको इनकम नहीं मतलब इसको गिफ्ट इनकम नहीं मानेंगे। हाँ, अब जब भविष्य में HUF कमाएगा ऐसी प्रॉपर्टी से जो मेंबर ने दी थी, तो सेक्शन 64(2) एक सेक्शन है जो बोलता है उस केस में HUF जो भी कमाएगा वो मेंबर में क्लब होगा। तो आपको यहाँ पे केवल 8 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की HUF को, कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफाइड पर्सन से मिलता तो कुछ नहीं होगा। हाँ, भविष्य में जब HUF इससे कमाएगा तो फिर वो इनकम मेंबर में क्लब होगी सेक्शन 64(2) के कारण। ओके सर। रश्मि को एक सेल फोन रिसीव हुआ 60,000 फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड इज नॉट रिलेटिव। अब आपको पता है अगर आपको इस नॉन स्पेसिफाइड पर्सन से स्पेसिफाइड एसेट गिफ्ट में मिलती है जिसकी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा, तो वो आपकी इनकम होती है। ये प्रोविजन आप लिख के लाएंगे। अब ये जो सेल फोन है ये स्पेसिफाइड एसेट नहीं है, इसलिए बताओ ये इनकम नहीं मानेंगे, नॉट इनकम। ओके बच्चों, शादी वाले दिन, शादी वाले दिन आपको 1,30,000 मिले फ्रेंड से, है ना, और नॉन रिलेटिव से। शादी वाले दिन अगर आपको किसी से भी गिफ्ट मिलता है, मैरिज एनिवर्सरी की बात नहीं कर रहा, शादी वाले दिन किसी से भी गिफ्ट मिलता है, हम स्पेसिफाइड पर्सन ही मानते हैं, इसलिए हम उसको नॉट इनकम। तो बच्चों आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा और प्रोविजन लिख लिख के इंडिविजुअल इंडिविजुअल बताना पड़ेगा। बच्चों यहाँ टोटल मत लगाना, टोटल तभी लगाते हैं जब एक ही आदमी को मिलेगा। यहाँ अलग अलग आदमी को मिला है तो आपको हर इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट बताना पड़ेगा। चलो सर, आगे बच्चों समझ में ये। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे 2-2 नंबर के पॉइंट, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके न्यू स्कीम चेंज हो गई, पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी 2-2 नंबर का पॉइंट बन के आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। नेक्स्ट, अशोक ने एक वैकेंट साइट परचेज किया ब्रजेश से 6 लाख में, और एसबी वैल्यू कितनी है 10 लाख रजिस्ट्री के दिन। वैसे तो आपको पता है कि अगर एसबी वैल्यू रजिस्ट्री के दिन अलग होती है और एग्रीमेंट के दिन अलग होती है, तो वैसे तो रजिस्ट्री के दिन की देते हैं, लेकिन अगर एग्रीमेंट के दिन कुछ पैसा एडवांस में आ गया बाय अदर देन कैश तो हम एग्रीमेंट की भी ले लेते हैं, बट इसमें तो एक ही वैल्यू दे रखी। अब बताओ अशोक ने बेचा या खरीदा है? खरीदा है। अब आपने नॉन स्पेसिफाइड पर्सन से लैंड और बिल्डिंग बाय की, ठीक है, कितने की बाय की 6 लाख, जबकि एसबी की वैल्यू कितनी थी 10 लाख। इनका वेरिएंस 50,000 से ज्यादा है और डिफरेंट 10% से भी ज्यादा है। तो 10 लाख माइनस 6 लाख, 4 लाख रुपए जो बायर है उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी। हाँ, अगर इसने ट्रेडिंग पर्पज के लिए खरीदा तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं कि ट्रेडिंग पर्पज के लिए खरीदा तो ये इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट, रोजी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है जो वैकेंट ट्रेडिंग करती है खाली जमीनों की, और इसने बेचा 40 लाख में, और एसबी की वैल्यू कितनी है 55 लाख। 40 लाख और एसबी की वैल्यू कितनी है 55 लाख। तो पहली बात तो क्योंकि ये ट्रेडिंग करता है तो इनकम अपन दिखाएंगे कहाँ, बीएंडपी में दिखाएंगे, ऑफ कोर्स बीएनपी में दिखाएंगे। तो पार्टनरशिप फर्म है, इसने ट्रेडिंग करता है, इसने बेचा, और जब बीएनपी में दिखाएंगे तो जैसे अगर हम कैपिटल एसेट को बेचते हैं तो कैपिटल गेन में दिखाते हैं तो 50C लगता है। अगर हमने बिजनेस एसेट को बेचा तो जैसे 50C एक सेक्शन है वैसे एक 43 सेक्शन है। तो उस केस के अंदर अपन ये इनकम का दिखाएंगे बीएनपी में। और बताओ सेल कैशन 40 लाख दिखाएंगे या 55 लाख दिखाएंगे? 55 लाख ही दिखाएंगे, क्योंकि अगर लैंड और बिल्डिंग को अगर आप बेचते हो और एसवी की वैल्यू और परचेज सेल वैल्यू दोनों में से जो ज्यादा है वो लेते हैं, अगर वेरिएंस 10% से ज्यादा है। तो कुल मिला के 43 CA के अंदर सेल कितनी दिखाएंगे 55 लाख। ओके, अब आता है जानकी को फैमिली पेंशन मिली है। फैमिली पेंशन का क्या नियम है, जितना मिला उसका 1/3 और 15,000 लोअर में से जो दोनों में से जो लोअर है उसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 57, और बैलेंस आपकी इनकम मानी जाएगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, मान लो जैनसी को 500 लिस्टेड शेयर गिफ्ट मिले फ्रॉम हर हस्बैंड एंड द मार्केट वैल्यू कितनी है 150। बताओ हस्बैंड से गिफ्ट मिला है ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव से गिफ्ट मिलता तो कुछ नहीं होगा। आफ्टर ए मंथ कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए, बोनस शेयर 1:1, ओरिजिनल शेयर acquired by her husband 4 months before the date of gift, all the 10,000 1,000 share
1.5 लाख में बेच दिए ऑफ द मार्केट, मतलब एसटीटी नहीं लगा। बताओ कितना हस्बैंड के हाथ में जाएगा और कितना उसके हाथ में जाएगा। बच्चों बेसिकली क्लबिंग का है ये, ठीक है। अब दो चीज हो गई, एक तो हो गया ओरिजिनल शेयर्स और एक हो गया बोनस शेयर। आपको पता है इनकम पर इनकम क्लब नहीं होती है हस्बैंड वाइफ के केस में, और जो असेट दे दी जाती है उसमें अक्रेशन होता है, तो ये इनकम भी क्लब नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो 500 तो है ओरिजिनल शेयर, है ना, और 500 क्या मिले बोनस शेयर। दोनों को बेच दिए कितने में, 1.5 लाख। तो ये 75,000 रुपये में बेचे और इसको भी 75,000 में बेचे। ओके, 1.5 लाख में टोटल में हो गया। और ये बोनस शेयर थे। बताओ ये अक्वायर कब किए गए थे, 4 महीने पहले। तो बताइए जब हस्बैंड वाइफ को देता हो तो हस्बैंड के हाथ में कुछ नहीं होगा गिफ्ट। जब वाइफ बेचेगी तो कॉस्ट किसकी लेंगे, हस्बैंड की लेंगे। बताओ कॉस्ट कितनी थी, 50,000 रुपये। तो वाइफ को ये जो इनकम हुई 20,000, बताओ हस्बैंड के पैसे से वाइफ ने कमाया, तो ये इनकम तो हस्बैंड में क्लब होगी। बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होती है, 0 होती है, 75,000। बताओ ये इनकम वाइफ की होगी, क्योंकि एक्रिएशन ऑफ एसेट से जो इनकम होती है वो क्लब नहीं होती है। बोलो ध्यान है कि बच्चों आपको ये बात, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो ये 20,000 क्लब होगा और ये क्लब नहीं होगा। देख लेना बच्चों, शेयर्स के लिए अपन 12 महीने देखते हैं तो सब 12 महीने के अंदर होगा, शॉर्ट टर्म गेन होगा, शॉर्ट टर्म। तो ये तो इनकम क्लब होगी क्योंकि हस्बैंड के पैसे से वाइफ ने कमाया, तो ये तो हस्बैंड में क्लब होगी, लेकिन ये क्लब नहीं होगा। नेक्स्ट, जयराम रिटायर्ड हो गया बैंक से और उसने मोटर कार बेच दी 5 लाख में, और ये इसने 5 साल पहले खरीदी थी, जो उसको गिफ्ट मिला था ब्रदर से। तो बच्चों क्योंकि मोटर कार इज नॉट अ कैपिटल असेट्स, तो ना तो कैपिटल गेन लगेगा और ना कोई गिफ्ट के प्रोविजन लगेंगे, क्योंकि ये कैपिटल असेट्स ही नहीं है। वासु ने एक एग्रीकल्चर लैंड परचेज की रूरल एरिया में 10 लाख की, और एसवी वैल्यू कितनी थी, 12 लाख। बच्चों आपको पता है ये मतलब 12 लाख की चीज 10 लाख में खरीदी, वेरिएंस 10% से ज्यादा है, नंबर 1, और 50,000 से भी ज्यादा, दोनों बातें पूरी हो रही है। बट बताओ ये तो कैपिटल असेट्स ही नहीं है, ये तो स्पेसिफाइड असेट्स ही नहीं है, और जब स्पेसिफाइड असेट्स ही नहीं है तो बताओ किसी प्रकार की कोई इनकम नहीं मानी जाएगी। तो बच्चों ये दोनों केस के अंदर ये स्पेसिफाइड असेट्स ही नहीं है और इनकम नहीं मानी जाएगी। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात, ओके। यहां तक किसी को कोई डाउट पूछना है बच्चों, बोलिए। No, sir. चलूं मैं आगे, ये समझ में आ गया ना क्यों नहीं मानेंगे इनकम, क्योंकि कैपिटल असेट्स ही नहीं है ना। अब बात करते हैं, आपको टोटल इनकम निकालनी है श्री राम कुमार और श्रीमती राम कुमार, ये इनकम निकालनी है। तो ये बेसिकली 1 2 3 4, मतलब 4 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। ये भी क्लबिंग का क्वेश्चन है, ये भी क्लबिंग का क्वेश्चन है, ये भी क्लबिंग का क्वेश्चन है, और उसके बाद ये भी क्लबिंग का क्वेश्चन है, ये सेट ऑफ का, ये सेट ऑफ का। आइए क्लबिंग के क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों यहाँ पे दो तरह के प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, या तो आप एक ही टेबल बना दो जिसमें पर्टिकुलर, डिटेल, श्री राम कुमार और श्रीमती राम कुमार वो बना लो, या श्री राम कुमार का अलग बनाओ, श्रीमती राम कुमार का अलग बनाओ, कैसे भी आप कर सकते हो। सबसे पहले देखो, सैलरी रिसीव बाय श्री राम कुमार फ्रॉम द कंपनी 180 पर एनम, और श्रीमती राम कुमार वो भी जॉब कर रही है 240। तो इसकी इनकम 180 राम कुमार की और श्रीमती राम कुमार की, तो 50,000 का डिडक्शन ले लो। तो बताओ इसकी इनकम कितनी आएगी, 1,30,000, और श्रीमती राम कुमार की कितनी, 240। 50,000 का क्या ले लो, डिडक्शन ले लो। बताओ 1,90,000, दोनों की पर्सनल इनकम ले ली। ओके, श्री राम कुमार ट्रांसफर ए फ्लैट टू हिज वाइफ श्रीमती राम कुमार, ओके, फॉर एडुकेट कंसिडरेशन। द रेंट रिसीव फ्रॉम हिज लेट आउट फ्लैट इज 9,000 रुपये पर मंथ। आपको पता है अगर हस्बैंड वाइफ को विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन कोई प्रॉपर्टी देता है और अलग भी नहीं हो रहे, तो हस्बैंड डीम ओनर माना जाता है। लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, एडुकेट है। तो बताओ ये इनकम क्लबिंग गिफ्ट 27 अप्लाई नहीं होगा और ना कोई 64 अप्लाई होगा, क्योंकि पूरा पैसा लेके दिया है। तो ये इनकम श्रीमती राम कुमार की होगी 9,000 इंटू 12,
तो 1,08,000 हो गया। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो। बताओ 1,08,000 जाएगा 30% क्या होता है, जल्दी से बताओ 32,400. कितना। 32,000। 32,400. कितना बचा। 75,600. तो ये 75,600 क्लबिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंसिडरेशन एडुकेट है। श्री राम कुमार एंड श्रीमती राम कुमार बोथ आर पार्टनर्स इन ए फर्म। दोनों के दोनों क्या है, फर्म में पार्टनर्स है। श्री राम कुमार 36,000 रुपये सर मिल रहे हैं। हाँ सर वो सर रेंट तो सितंबर से पहले का रेंट तो श्रीराम ही क्लब होगा, मतलब उसकी इनकम होगी ना जो अच्छा, सितंबर यहाँ से पे पहले सितंबर का डेट दे रेंट। रखी है, राइट। और अपन क्वेश्चन कब का कर रहे हैं, 19-20। तो बिल्कुल सही है। तो इस केस के अंदर क्या होगा बच्चों, क्योंकि बेचा सितंबर के बाद है ना यहाँ पे, तो 9,000 54,000 हो गया ना। 54,000 का 30% कितना होता है, नहीं 5 महीने आएंगे, 54 क्यों, 5 महीने आएंगे, अप्रैल मई 45। जून जुलाई अगस्त। तो 45,000 हो गया। यस सर, उसका 13 63 रहेगा। 13,500 होगा। कितना बचा, 31,500। तो 31,500 तो इसकी इनकम होगी। और फिर उधर कितना, 9,000 इंटू 7, 62,000। 30% लेस करो। 44,100। 44,100 इसकी इनकम होगी, राइट बच्चों, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। यस सर। श्री राम कुमार और इसकी वाइफ दोनों पार्टनर फर्म में, और राम कुमार को 36,000 रुपये क्या मिल रही है, मिल रहे हैं, और उसको क्या मिल रहे हैं 64,000 एज ए इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्म, और प्रॉफिट में शेयर भी मिल रहा है। तो बच्चों प्रॉफिट में शेयर मिलता है तो वो तो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। आपको ध्यान है, हस्बैंड वाइफ दोनों का जब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, दोनों को रेम्यूनरेशन मिलती है, तो जिसकी पर्सनल टोटल इनकम ज्यादा उसमें क्लब होती है। बताओ यहाँ रेम्यूनरेशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट तो वो क्लब नहीं होगा। नहीं। तो दोनों कितना कितना मिल रहा है, तो ये 36,000 इसकी इनकम होगी 36,000। और 64 इसकी इनकम होगी। बताओ अगर ये सैलरी होती तो फिर जिसकी टोटल इनकम क्या होती, ज्यादा होती, ज्यादा उसमें क्लब हो जाता। उसमें क्लब होता, बोलो बच्चों। ठीक है, तो बच्चों एक से बढ़कर एक अच्छे पॉइंट है सारे के सारे। श्रीमती राम कुमार ने 10% डिवेंचर दिए 3 लाख के श्री राम कुमार को, वाइफ ने दिए, और उसने 3,30,000 इन्वेस्ट कर दिए श्री राम कुमार ने इन द सिमिलर इन्वेस्टमेंट एंड 39,000 कमाए। इसका मतलब 3 लाख दिए, 3 लाख का 10% 30,000 होता है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी पुरानी चली आ रही है। ऐसे हो सकता है कि 18-19 में दियो, तो 3 लाख रुपए दियो 18-19 में, और उस टाइम हस्बैंड ने 30,000 रुपये कमाए हो, तो ये 30,000 रुपये तो वाइफ में क्लब हो गए होंगे 18-19 में। हम क्वेश्चन कब का कर रहे हैं, 19-20 का। तो 19-20 में 3 लाख तो वो पैसे थे जो किसने दिए, वाइफ ने, और 30,000 रुपये क्या थी, क्या थी बच्चों, इनकम। इस साल कितना कमाया, 39,000। तो बताओ 39,000 डिवाइडेड बाय 3,30,000 मल्टीप्लाई 3 लाख, बताओ कितना है, जल्दी बताओ। 35,454। 35,454। 4। ये तो है ओरिजिनल सेट से कमाया, 35,454। बच्चों ये तो ओरिजिनल सेट से कमाया ना। और बताओ बैलेंस कितना बच गया, 39 में से लेस करके बताओ कितना बच गया। 3,546. 3,546। 546. यस सर। तो बताओ ये तो है इनकम पे इनकम कमाया, ये ओरिजिनल पे कमाया। तो ये जो इनकम पे इनकम कमाया ना, तो वो तो क्योंकि वाइफ ने दिया है, ये तो क्लब होगा। लेकिन जो 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 सॉरी ओरिजिनल पे कमाया वो तो क्लब होगा, और जो इनकम पर कमाया है वो क्लब नहीं होगा। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई। यस सर। तो इस तरह से बच्चों ये सारे पॉइंट तुम्हारे कवर हो जाते हैं, और लास्ट में शायद एक पॉइंट है। अब लास्ट पॉइंट क्या है कि मदर ऑफ श्री राम कुमार ट्रांसफर ए प्रॉपर्टी टू मास्टर रोहित सन ऑफ श्री राम कुमार इन द ईयर 2018। उसकी एज 13 साल है, 15,000 रुपये उसको कमाए। अब बताओ क्या होगा। अब बताओ सबसे पहले हस्बैंड वाइफ की पर्सनल इनकम टोटल इनकम निकाल लो। बताओ किसकी इनकम कितनी है, बताओ टोटल इनकम ऑफ राम एंड श्रीमती राम कुमार विदाउट इंक्लूडिंग माइनर इनकम।
जल्दी से बताओ कितनी है। बताओ कितनी है, 31, 31, 500, जल्दी बताओ। Two श्रीराम lakh 32,954. 2 लाख 32,954. और इसकी 3,01,645. बताओ किसकी टोटल इनकम ज्यादा है। माइनर की इनकम इंक्लूड करने से पहले किसकी इनकम ज्यादा है। श्रीमती राम की। इसकी है ना। अब बताओ यहाँ पे मदर ऑफ श्री राम कुमार मतलब दादी जी से इसके बेटे को मिला रोहित को। बताइए उस केस में 27 तो लगेगा नहीं, 27 तो तब लगता है जब इंडिविजुअल अपने माइनर चाइल्ड को दे। इस केस में 64 1 ही लगेगा। बताओ हस्बैंड वाइफ में और कहता हूँ कितना मिला, 15,000 रुपये कमाए। बताओ जिसकी इनकम ज्यादा है तो 15,000 में से 30% का क्या ले लो, डिडक्शन 4500, बचा कितना 10,500। और अब बताओ किसकी इनकम ज्यादा है, वाइफ की है ना। श्रीमती। बोलो तो जब Yes, सर ये sir. पूलिंग टोटल होती गलत है। है, हाँ टोटल भी गलत है सर। टोटल गलत है। किसका क्या है। इसकी फर्स्ट वाले की तारीख 2,01,046, 2,01,000। 201046। सर हाँ इसमें ये जो 35,454 है ये तो क्लब होगी ना राम उसमें। कौन सी। 35,454 तो क्लब होगी ना। तो वाइफ ने दिया है हस्बैंड ने दिया है, गिफ्ट किसने किसको दिया है। अरे वाइफ ने दिए हैं तो वाइफ में तो क्लब कर रहा हूं मैं, ये वाइफ का कॉलम है। Okay, sir. हाँ अरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया था, वाइफ ने हस्बैंड को दिया था यार। वाइफ ने दिया था। तो फिर किसमें क्लब होगा वाइफ। फिर। और इसका टोटल 333,554, 333। 554। गलत बोल रहे हो यार, 333। यस सर, ट्रिपल और थ्री फाइव 554। फाइव फोर। हाँ अब बताओ ये इसकी इनकम ज्यादा है वाइफ की, तो 15,000 में 30% का ट्रांजेक्शन ले लो, 10,500 में 1,500 की एग्जामेशन ले लो। अब 9,000 रुपये इसमें क्लब होगा, तो इसकी इनकम तो ये आई और इसकी इनकम ये आई। तो राम कुमार की इनकम तो ये आएगी और श्रीमती राम कुमार की क्या आएगी, 342,554। आ गया समझ में। सर ये 15,000 में से डिडक्शन क्यों लिया है 30%? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है ना, 30% का डिडक्शन मिलता है ना। अरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में 30% का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्या। ओके सर, ओके। ये उस बुक में नहीं था क्या क्वेश्चन जो आपको मैंने रिकमेंड कर रखी है। था सर ये वाला। नहीं है। है सर। ठीक है चलो आप लोग, है ना। अब इस वाले क्वेश्चन पे आओ। मिस्टर जय बत्रा गिफ्टेड 10 लाख टू हिज वाइफ, मुझे संगीता, 1 जनवरी 2018 को दिया और आउट ऑफ द सेम उसने 4 लाख रुपए किसको दे दिया, अपने फ्रेंड को 20% पर एनम की रेट से। बोलो बताओ गिफ्ट कब मिला, 1 जनवरी 2018 को, और 40 लाख 4 लाख रुपए दे दिया 6 मंथ से रेंट से अपने फ्रेंड को। कब दिया, 1 अप्रैल 2018 को। बोलो बताइए ओरिजिनल पैसा कितना था। 10 लाख। हम क्वेश्चन कब का कर रहे हैं, 18-19 का। बोलो अरे जब रिटर्न 12-12-19 को भर रहा है तो क्वेश्चन हम 18-19 का तो कर रहे होंगे, हाँ। यस। यस सर। तो 10 लाख का था, अब 18-19 में इसने अपनी फ्रेंड को दिया कितने का, 4 लाख का, और बैलेंस अभी पड़ा हुआ है। बोलो 6 लाख पड़ा हुआ है। बोलो यस सर। कितने महीने के लिए दिया, 20% की रेट से। बोलो 8,000
इंटू 6/12 बोलो बच्चों, 80,000 इंटू 6/12 बोलो, यस सर। कितना हुआ? 40,000। 40,000। बताओ ये क्लब होगा नहीं होगा? बोलो। होगा। होगा। अब ये कह रहा है कि ये 40,000 रुपये उसको रिसीव हो गए, ओके, और उसने इमीडिएटली उसको क्या कर दिया, बॉन्ड खरीद लिए, और दीज डिवेंचर वर सोल्ड बाय संगीता 70,000। अब बताओ ये 40,000 रुपये जो इनकम थी, इससे क्या खरीदे? डिवेंचर। डिबेंचर्स। कितने में? 40 में, और 70 में बेच दिए। बताओ ये जो 30,000 रुपये की और इनकम हुई, ये क्लब होगी या ये क्लब नहीं होगी? नहीं ये होगी। क्लब नहीं होगी सर। होगी। ये नहीं होगी। इनकम पर इनकम कमाई है बच्चों, समझ गए क्या? यस यस सर। सर। ये नॉट क्लब। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। तो यस 40,000 सर। तो किसमें क्लब होंगे? मिस्टर जे में। और जो 30,000 रुपये इनकम होगी वो संगीता की होगी। बोलो यहां तक का समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। और जो 6 लाख बच गए उसके बारे में भी क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, बोलो अभी तक तो नहीं बोल रहा ना यहां तक। यस सर। ओ सर। अब जो बैलेंस अमाउंट है 6 लाख का ऑफ गिफ्ट रिसीव, उससे जो मिला उसने क्या कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, और उसमें लॉस आया। बोलो लॉस आया, बोलो। यस सर। अब ये लॉस भी किसका माना जाएगा? मिस्टर जे का। मिस्टर जे का। सुब्रत। बोलो, जया बत्रा। बोलो माना जाएगा नहीं माना जाएगा? यस सर। यस सर। अब अब अगर हम जय बत्रा की इनकम निकाले, बताओ वो खुद कितना कमा रही है? सैलरी से कितना कमा रही है? कंप्यूटेड वर्ड का मतलब 30%, 50,000 लेस कर रखा होगा, बोलो 30 लाख। यस सर। 30 लाख। अदर सोर्स से कितना कमा रही है? 80,000। प्लस 40,000 रुपये क्या होगा, क्लब होगा। डिबेंचर्स में इंटरेस्ट। और यहाँ पे उसको क्या है, लॉस है, बोलो बोलो। यस सर। तो अब ये किस में लॉस है? बिजनेस में, बोलो। अरे बिजनेस में लॉस हो गया ना। और यस सर। और ये इनकम कहाँ है, अदर सोर्स में, बोलो। यस सर। बताओ बिजनेस का लॉस अदर सोर्स से सेट हो सकता है? यस। यस सर हो सकता है। तो बताओ 70,000 रुपये की आई, इनकम आई अदर सोर्स की, बोलो। और 30 लाख इनकम कहां से आई? सैलरी से। तो टोटल इनकम हुई 30,70,000। अब इसने रिटर्न लेट भरा है बच्चों। जब रिटर्न लेट भरते हैं तो हम बोलते हैं कि लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, बट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, सेट ऑफ हो रहा है। सेट ऑफ। तो सेट ऑफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना। जब रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर पढ़ते तो वहां लिखा हुआ है कि अगर आप रिटर्न टाइमली नहीं भरते तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। बट यहाँ कैरी फॉरवर्ड की तो बात ही नहीं आ रही, यहाँ तो किसकी बात आ रही है, सेट ऑफ की। तो सेट ऑफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बोलो बच्चे। तो बताओ जय बत्रा की इनकम कितनी होगी? 30 लाख तो सैलरी से, अदर सोर्स से कितनी, 80, 70,000। 80 एक, बोलो, और 40 क्या हो रहा है, क्लब। लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, 70,000 की इनकम बच गई। और बताओ 30,70,000। और बताओ इस लाइन के बारे में हम क्या लिखेंगे, लॉस अगर रिटर्न टाइम नहीं बढ़ते तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। बट यहाँ कैरी फॉरवर्ड की बात आ रही है, सेट ऑफ की बात आ रही है, सेट ऑफ। सेट ऑफ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई होगी बच्चों, बोलिए। सर हाँ सर जो इसमें 30,000 का प्रॉफिट कमाया डिवेंचर मतलब सेल करके, तो हाँ। सर ये 30,000 में 40,000 का भी प्रपोर्शनल इंक्लूड होगा ना? कौन सा 40,000? नहीं, इसने सर 40,000 जो का तो अरे इसने 40,000 को तो खरीदा है सीधा। इसने जो डिवेंचर खरीदे वो किससे खरीदे, वो जो 40,000 का ब्याज है ना, इनकम, यस उसको सर। इन्वेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब वो 40,000 तो इनकम थी, इनकम से कमाया, तो वो क्लब थोड़ी होता है, इसमें प्रोपोर्शनल जरूरत ही नहीं आएगी। ओके सर। आगे बात समझ में, बोलिए। बोलो जो यहाँ तक की बात सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। और अब आपके आगे क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, 8,
9 दिख रहे हैं आपको? यस सर। 10, 11 और 12। अब अभी भी जिन बच्चों, बाकी सबके हो गए यहाँ पे? Yes, sir. तो एक बार अभी मैं यहाँ तक ही रोक रहा हूँ। अब आगे वाले क्वेश्चन और मैं आपको करा दूंगा, 8, 9, 10, 11, 12। और अब मैं आपको, जिन बच्चों ने नहीं किए वो इनको कर ले बच्चों। देखो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद करेंगे और आंसर मैच करेंगे। ये मानो कि मैं आपका अभी डायरेक्ट टेस्ट लेता तो आप गड़बड़ कर देते ना। बोलिए। यस सर। अब आपको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि हम सही है नहीं। अब तो प्रेजेंटेशन ढंग से रखो, वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं उन चीजों पे ध्यान दो। 8, 9, 10, 11, 12। अभी आप इनको यहां तक के पॉइंट 13 तक के क्वेश्चन आप कर लो। और अब मैं आपको कैपिटल गेन चैप्टर, तो मैं एक फाइल में अभी देखकर बताता हूं कि जो आपके पास फाइल है ना, जो कैपिटल गेन की जो जो बुक मैंने आपको रिकमेंड कर रखी है ना, बोलो, यस सर। उसके यस सर। कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। और कल मैं ये 5 क्वेश्चन और वो कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कौन से तो आपको करने हैं और कौन से मैं कराऊंगा। समझ गए बात को? Sir. हाँ, मैं आपको अभी कैपिटल गेन के टोटली 61 क्वेश्चंस है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको करने हैं और ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। समझ गए? फिर जो आपको दे यस रहा हूं सर। उसमें डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना, नहीं है तो फिर मैं वो क्वेश्चन करा दूंगा जो मुझे करवाने हैं। अभी मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जहां आपको प्रॉब्लम आती है। जिस फाइल में भी वही क्वेश्चन है जो आप अच्छे क्वेश्चन है। समझ गए सारे? अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बच्चों फिर मन का डर और कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? और जीएसटी के अंदर मैंने आपको गेट नंबर 5 तक की फाइल दी थी, प्लस आरसीएम एफसीएम। बोलो, वो है ना फाइल सबके पास? यस सर। यस सर। वो विद आंसर दी हुई है, आप उसको करना। अब मैं आपको एक फाइल और दूंगा वैल्यूएशन वगैरह की। तो अब ये 5 क्वेश्चन तो एक, प्लस मैं आपको कैपिटल गेन के 30 क्वेश्चन को होमवर्क दे रहा हूं। मैं बता दूंगा, अभी पूरा इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कौन से आपको करने हैं, कौन सा मैं बताऊंगा। फिर एक ही चैप्टर बच गया हमारा, कौन सा? डिडक्शन। समझ गए? और फिर एक बार अपन ने सारे डिस्कस कर लिए, इसलिए मैंने आपके पेपर को, डीटी वाले पेपर को परसों पे डाल दिया। और अब आप ये जो कर चुके हैं, तो अब आपको जीएसटी की एक फाइल और भेजूंगा जिसमें वैल्यूएशन, कंपोजिशन स्कीम और आईटीसी के क्वेश्चंस होंगे। समझ गए? यस सर। थैंक यू बच्चों। सर